नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। मध्य प्रदेश के सीहोर की जय श्री गायत्री डेयरी कंपनी पर उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि यह कंपनी नकली और सेहत के लिए हानिकारक दूध, घी और अन्य डेयरी उत्पादों की सप्लाई कर रही है। आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने कंपनी पर छापा मारा और पाया कि यह न केवल भारत के विभिन्न राज्यों बल्कि लगभग 27 देशों में अमानक और नकली डेयरी उत्पादों की वितरण कर रही है। कटारे ने यह कहा कि इस घोटाले के बावजूद राज्य के बड़े नेताओं और अधिकारियों ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। मामला और भी गंभीर हो गया है क्योंकि तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में चर्बी के विवाद से भी इस कंपनी का नाम जुड़ रहा है, क्योंकि रिपोर्टों के अनुसार जय श्री गायत्री कंपनी ने वहां भी अपने उत्पाद भेजे थे। जो रिपोर्ट्स मेरे पास आई हैं वो बेहद ही गंभीर है, चिंताजनक है। और देखने वाली बात यह है कि एक रिपोर्ट ये कहती है कि जो तिरुपति तिरुमाला मंदिर में जो प्रसाद बट रहा था वहाँ एनिमल फैट पाया गया, और वहां पर जो कार्टेल फॉर्म करके 8-10 कंपनी सप्लाई कर रही थी उसमें एक कंपनी मध्य प्रदेश की सीहोर की जयश्री गायत्री भी थी, ऐसा ये रिपोर्ट कहती है। और ये मैं इसको सार्वजनिक भी करूंगा। अब मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूं जयश्री गायत्री के ऊपर क्योंकि एक फसाई की रिपोर्ट है, FSSAI की रिपोर्ट है, पिछले साल अक्टूबर की ताजी ही रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अनेकों बार ये पाया गया कि यह कंपनी ग्रीन लेबल लगा करके भी एनिमल फैट के प्रोडक्ट्स निरंतर बेच रही थी। और ये एक ऑथेंटिक फसाई की रिपोर्ट है, इसको मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो इसके अंदर एनिमल फैट पाया जा रहा है और ग्रीन लेबल लगा के बेच रही है, और ये कार्टेल फॉर्म करके तिरुमाला मंदिर में भी बेच रही है, एक रिपोर्ट ये भी कह रही है। तीसरी चीज यह है कि जो EOW में FIR हुई है उस FIR में क्लियर इंडिकेशन है, क्लियर रूप से लिखा हुआ है कि विदेशों में भी जब ये कंपनी माल सप्लाई कर रही थी तो फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके देश विदेश के बाहर भी ये नकली दूध, नकली पनीर, नकली घी, नकली बटर ऐसा बेच रही थी जिसमें एनिमल फैट का प्रेजेंस था। तो मेरा इस पूरे प्रकरण में आरोप है कि जयश्री गायत्री के मामले में एक तो मध्य प्रदेश की बदनामी हो रही है, और डॉक्टर मोहन यादव इसमें डॉक्टर मौन यादव क्यों बन के बैठ गए हैं? क्या लोगों के धर्म से, सनातन धर्म से, आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है इस कंपनी के नाम पर? क्या ऐसा तो नहीं कि ये कंपनी इतने बड़े पैमाने पर फैल चुकी है? क्योंकि इसमें कुछ बीजेपी के लोगों की, कोई केंद्रीय मंत्री हैं पासवान जी, उनके भी पार्टनरशिप की कुछ न्यूज रिपोर्ट्स आई थी। तो ऐसा तो नहीं कि इसमें बीजेपी का संरक्षण है और बीजेपी के लोगों की मिली भगत से, सबके मिले जुले भ्रष्टाचार से इस कंपनी को यहां पनपने दिया जा रहा है, और ये देश के और हमारे सभी लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करके एनिमल फैट के प्रोडक्ट्स जो है उनको खिला रहे हैं ग्रीन लेबल लगा करके। जिस तरीके से रिपोर्ट में भी लिखा है कि बहुत सीरियस इंपैक्ट करती है मेंटल हेल्थ पे और खासतौर से लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाती है, उसके बावजूद भी सप्लाई किया जा रहा था कि बिल्कुल, ये तो धर्म के साथ खिलवाड़ है। और बाकायदा ये फसाई की रिपोर्ट भी लिख रही है कि एक टेक्निकल एक्सपर्ट भी इस चीज को जानता है कि ये लोगों की मेंटल हेल्थ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। मेरे ख्याल से तो देश में इतना बड़ा खिलवाड़ अभी तक हुआ ही नहीं होगा कि उसको ग्रीन लेबल लगा करके एनिमल फैट प्रोडक्ट चीजें खिलाई जा रही हैं। और जांच का विषय यह भी है कि ये जो कंपनी है ये कहां पर इसके पैर फैले हुए हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि उज्जैन के बाबा महाकाल में भी कहीं इसका सप्लाई हो? ऐसा तो नहीं राजा राम सरकार के दरबार में भी कहीं इसका सप्लाई हो, या पीताम्बरा माई पर भी सप्लाई हो, या अन्य राज्यों में, चाहे वो साउथ के हो चाहे वो नॉर्थ के हो, अन्य राज्यों के भी टेम्पल में या अन्य जगहों पर भी इस कंपनी का जहां जहां सप्लाई है तत्काल इस कंपनी को सील करना चाहिए। इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई करके इसके ऊपर, इन जैसे लोगों के ऊपर देशद्रोह, NSA के मुकदमे लगाए जाने चाहिए। मेरी ये सरकार से मांग है, मोहन यादव जी को अपना मौन तोड़ करके इस विषय पे आना चाहिए, गंभीरता से सामने आकर, क्योंकि सनातन धर्म की बात करना मंच से एक चीज है, लेकिन वास्तविकता में जो लोग धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी? इस चीज के लिए आप सामने आइए और कार्रवाई कीजिए। इसको हम लोग विधानसभा में भी पूरी ताकत से उठाएंगे, और जब तक मैं हूं तब तक मैं सनातन धर्म या किसी की भी धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। क्या मध्य प्रदेश में वृंदावन में प्राचीन वन विहार आश्रम पर अवैध कब्जे के प्रयास के चलते बीती रात गोलीबारी हुई, जिसमें एक युवक घायल हो गया।
आश्रम के अधिवक्ता की शिकायत पर पुलिस ने 6 नामजद लोगों और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब लगभग 6 लोग आश्रम की सीमा लांघ कर कब्जा करने के लिए अंदर आए। आश्रम के निवासियों ने अपनी रक्षा करते हुए ईंट पत्थर फेंके, जिससे दोनों पक्षों में चोटें आई। घायल अभिषेक परिहार की पैर में गोली लगी और उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आश्रम की देखभाल करने वाली स्वाति शुक्ला ने बताया कि आश्रम की करीब 6 एकड़ ज़मीन को लेकर कोलकाता के दिवंगत गोपाल शर्मा के बेटे अरुण शर्मा के साथ कानूनी विवाद चल रहा है। 2022 में अदालत ने निर्णय आश्रम के पक्ष में दिया था, लेकिन रविवार रात शर्मा ने फिर से कब्जा करने की कोशिश की। शुक्ला ने पुलिस की प्रतिक्रिया पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि वे स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और वह घटना के सबूत अदालत में पेश करने की योजना बना रही है। क्या नाम है आपका? अभिषेक परिवार। क्या मामला है? आप यहाँ है? ये हमारे टूटीकुंज आश्रम में वहीं की संस्था है, ये प्राचीन बन गया जी। तो पहले किसी ने कब्जा कर लिया था, तो अभी हमारे पक्ष में आ गया। बहुत काफ़ी महीने से 7-8 महीने हो गए। तो वही विरोधी टीम आई थी और उन्होंने मतलब आगे पहले बाउंड्री पे गाली गलौज की। तो हमारे सभी लोग थे, उन्हें मना की, मतलब वैसी बातचीत हुई तो वो सीधे कट्टा लेके अंदर ही कूदा है और 7-8 लोग सीधे मतलब कट्टा चलाने लगी और फायरिंग हुई। फायरिंग में ये चोट लगी। कितने लोग घायल हुए? मैं और ये पुजारी हैं। 2-3 बाबा। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? मैं MP का हूँ, दतिया का। नहीं, ये लोग कहाँ के फायर किया? नहीं, किस जगह के हैं? वृंदावन में किस जगह के? ये तो आपसे रंजिश कैसे है? ये से रंजिश नहीं थी ना, तो ये अम्मा शिष्य है ना टूटीकुंज जी। आश्रम है, वन विहार आश्रम है जी। जिसकी आप केयर टेकर हो, आपकी देख रेख की उनमें काम होती है। वहाँ पर रात को गोली चली है जी। आश्रम का एक व्यक्ति गोली लगने से घायल भी हुआ है और बता रहे एक को गोली छूकर भी निकल गई। क्या जी। पूरा मामला है और कौन लोग थे जिन्होंने गोली चलाई है? जी, गोली चलाने वाले जो हमसे चकबंदी में मुकदमा हार गए 2 साल पहले ही, पीछे प्रीवियस में वो हमसे मुकदमा हार गए। उनका नाम है अरुण सन ऑफ गोपाल शर्मा। वो हमसे मुकदमा हार गए। ठीक है, मुकदमा हारने के बाद इस पोर्शन पे हाई कोर्ट का स्टे था। हम हाई कोर्ट की जजमेंट पे हम जीत गए और सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ये कब्जा हमें दिलाना था। उन्होंने 12 मार्च को कंप्लायंस कराया 2024 को। ठीक है, उसके बाद में जब ये कल घटना हुई, घटना स्थल पे 20 से 25 राउंड फायरिंग हुई। ठीक है, और जस्ट बगल में पुलिस चौकी है। तब फायरिंग होती तब यहाँ पर थी आप? नहीं, मैं कथा के लिए बाहर थी और मेरी कथा को मैं ड्रॉप करके आई हूँ। से जानकारी मिली? हाँ जी, तो मैं कथा को ड्रॉप करके मॉर्निंग 6:30 को पहुंची हूँ मैं यहाँ दिल्ली टू वृंदावन आई हूँ। जब पुलिस चौकी के बगल में ही ये घटना घटी, 20 राउंड फायरिंग हुई, तब तक पुलिस नहीं आई। जैसे वो गायब हो गए तैसे इमीडिएट पुलिस पूरी फोर्स लेके मेरे आश्रम में आ गई। कैसे? और जहाँ पे गोली चली, जहाँ पे मारा मारी हुआ, जहाँ पे हमारे संत महात्मा घायल हुए, उस जगह का निरीक्षण करना चाहिए। तो SHO साहब हमारे जो आश्रम है, जो हमारी आश्रम में कमरे हैं जहाँ श्री जी ठाकुर जी के भोग प्रसादी बनती, उस कमरे में जा रहे हैं, वहाँ का निरीक्षण कर रहे हैं, जिसका वीडियो हमारे पास है। और उसके बाद में जिस बच्चे को गोली लगी उसको पूरा प्रेम मंदिर का परिक्रमा करा के 100 सैया लेके जा रहे हैं। और इसके पहले जिन व्यक्तियों ने हमारे आश्रम में हमला किया, उन व्यक्तियों का 100 सैया में पहले ही इन्होंने ट्रीटमेंट करवा दिया। इसका मैं फुटेज माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करती हूँ, अगर इस तरह का उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन कार्य कर रहा है और पुलिस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और पुलिस के ऊपर अगर किसी का कंट्रोल नहीं है, तो साधु संत का समाज का ये बोलते साधु संतों के ये लिए हम सरकार में बैठे, तो साधु संत कहाँ सेफ हैं? कल इन्होंने इनको गोली मारी, कल मुझे भी मार देंगे। बिलासपुर केंद्रीय जेल में 12 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन के दौरान 2 कैदियों आयुष यादव और नवीन निर्मलकर के बीच झगड़ा हो गया। विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट में बदल गया, लेकिन जेल प्रशासन ने किसी बड़ी घटना या चोट की पुष्टि नहीं की है। इसके बावजूद इस घटना ने जेल में कैदियों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं और बार बार होने वाले झगड़ों ने जेल प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये जेल में मारपीट का एक मामला सामने आया है, ऐसा पता चल रहा है। क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्या ऐसी कुछ घटना हुई है? ये जो घटना, जो मामला जो सामने आई है, ये 12 तारीख को लगभग 11:30 बजे के आसपास मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था। तो कुछ बंदी उधर भी गए थे। तो आपसी में एक आयुष यादव है और नवीन निर्मलकर आपसी
कुछ बातों में कुछ चिढ़ाने के नाम से थोड़ा सा बात में उन लोग एक दूसरे पे हाथ उठाए हैं। पहले नवीन निर्मलकर आयुष यादव में एक हाथ उठाया, थोड़ी देर बाद मौका को देखते हुए 2-4 मिनट बाद भीड़ में वो उसके गले में हाथ उठाए। और ऐसे गैंगवार वाली घटना या कोई बड़ी घटना उस तरह से है नहीं। आपस में उन लोग कुछ मतभेद रहा होगा पहले से, या कुछ आपस में चिढ़ाए होंगे तो एक दूसरे में सिर्फ धक्का मुक्की किए हैं और एक दूसरे में हाथ तक उठाए हैं। या चोट किसी को आई है? चोट तो ऐसे सामने से कहीं ऐसा चोट नहीं दिख रही है। और मेरे सामने 12 तारीख को भी उपस्थित कराया था मैं, और अभी भी आज भी दोनों को उपस्थित कराया था मैं। क्या कोई शिकायत हुआ सर? और भी लोग इसमें शामिल है ऐसा बताया जा रहा है, क्या 2 ही लोग थे क्या? नहीं, 2 ही लोग थे इसमें, तीसरा आदमी और आसपास उनके जो लोग रहे होंगे तो एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे कि अब बैरक है वहाँ पे 40 लोग 50 लोग आसपास तो रहते हैं, तो एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे। उत्तर प्रदेश से एक और दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां सुबह 4 बजे खेतों में शौच के लिए गई एक नाबालिग के साथ 3 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया और उसके हाथ पैर बांधकर उसे वहीं छोड़ दिया। नाबालिग के कपड़ों पर खून के धब्बे पाए गए हैं और परिवार ने मामले की जांच के लिए स्थानीय पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया है। आज दिनांक 14 अक्टूबर 2024 को थाना चिन्हट को एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें परिजनों द्वारा बताया गया कि उनकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री सुबह 4 बजे खेत में शौच के लिए गई थी और घर वापस नहीं आई है तथा कुछ देर बाद खेत में हाथ पैर बंधी हुई हालत में मिली है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना चिन्हट द्वारा एक एप्लीकेशन प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 64 BNSS और 5/6 पॉक्सो एक्ट है। पीड़िता को इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल भर्ती कराया है, जहां पे उसकी हालत स्थिर है। मेरे द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया है घटना का सफल अनावरण के लिए। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। करीब 4 बजे करीब 3 बजे उठी, पापा का फ़ोन लगाया चार्जिंग पे बताया तुमसे कि दीदी उठ 3:30 बज गया है। तो हमने कहा 3:30 बज गया, क्योंकि हम टहलने जाते थे। तो वो उठी और फिर बाहर चली गई, तो डब्बा लेके फिर सोने, फिर काफ़ी देर तो लौटी नहीं। 3:30 से 4 बज गया, लौटी नहीं। जब 4 बज गया तो हमने मम्मी कहे कि प्रियंका लौटी नहीं, तो हम और मम्मी उठ के पूरे घर में सब जगह ढूंढ लिया। पूरे घर में ढूंढ के जब नहीं मिली तो हमने अपने छोटे वाले भाई को फ़ोन किया। हमसे छोटा चाचा का लड़का, उसको फ़ोन किया। हमने कहा भैया, पहले इनको फ़ोन किया, फिर छोटे वाले भाई को फ़ोन किया। हमने कहा भैया बाहर आओ। बाहर आए तो सब लोग ढूंढना शुरू किए। हम लोग 5 बजे 6 बजे 7 बजे तक ढूंढ रहे हैं, 8 बजे तक। 8 बजे हम बाहर 12 बैंक की साइड निकल गए ढूंढने के लिए गाड़ी से। फिर करीब 10 बजे हमारे भाई के पास फ़ोन आया कि तुम्हारी बहन यहाँ बंधी हुई पड़ी है। तब मेरे भैया चौकी गए थे, चौकी से लौटे हैं तो फिर वहाँ से लाए उठा के इसको। किस हालत में मिली थी आपकी बहन? गले में फंदा लगा हुआ था, गला बंधा हुआ था फांसी की तरह, पैर बंधे हुए थे, हाथ बंधा हुआ था, और बिल्कुल ना की बराबर जी रही थी, सांसें चल रही थी। बच्ची के कपड़ों में खून के भी निशान जी, हैं, तो क्या वो लगता भी है आप लोगों को? मुझे लगता है गैंग रेप है। बच्ची ने कुछ बताया जब होश में? नहीं, अभी तो हम वो कुछ पूछने नहीं दे रही, बोलने नहीं दे रही, बोल नहीं पा रही, बोलने की हालत में नहीं है वो। पुलिस वगैरह आई थी आप लोगों की? पुलिस वगैरह आई थी। क्या कौन लोग आए थे, क्या पूछताछ थी? पुलिस आई थी, हम जानते नहीं, हम सब पढ़े लिखे नहीं, हम जान नहीं पाते कौन सी पोस्ट पे। लड़की ने आपको ये भी बताया होगा कि वो कैसे अगवा की गई? वो कह रहे, हम एक बार जगह के खूब पूछे, जब खूब उठा के पूछे तो बोल रहे थे कि हम टहलने गए थे और मुंह पे कोई पीछे जाके 3-4 लड़के थे, स्प्रे मारे हमारे मुंह पे, बस हमें उठा लेके फिर हम खूब चिल्ला रहे थे, हमें छोड़े नहीं इतनी। लड़की कपड़े भी फटे हुए? हाँ, कपड़े फटे हुए हैं, और मेरे भाई ने वीडियो भी बनाई है, जहाँ पड़ी हुई थी जंगल में, वहाँ से वीडियो भी बनाई है। खून के निशान वगैरह भी? हाँ, खून के निशान भी है शरीर पे। कहाँ पे निशान? कपड़ों पे हैं, हर जगह पे, बस जहाँ आगे पीछे कपड़े पे हैं, और पूरा सलवार कपड़े से गीला हुआ है। क्या अनहोनी हुई है लड़की के साथ? जी जी। आप लोगों ने शिकायत दर्ज कराई? शिकायत दर्ज कराई, मैं यहीं खड़े ही हमने वो मिलाया था पुलिस का नंबर 112। किसी के ऊपर कोई शक? अब ये इस बारे में तो हम बता नहीं सकते अब। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का मैराथन प्रयास लगातार जारी है। सीएम योगी के द्वारा इस क्षेत्र में किए गए कार्यों को पूरे देश में सराहा गया है, जब कोविड के दौरान लोगों को समय पर और बेहतर इलाज मिला। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में संचालित
वेलनेस सेंटरों में नए डॉक्टरों की तैनाती होने जा रही है, जिसके लिए आज ओपन इंटरव्यू जारी है। वेलनेस सेंटरों में काम करने वालों का मानना है कि सरकार की इस पहल से ज़रूरतमंद को उनके घर के बाहर ही आसानी से इलाज मिल सकेगा। सर, आज वेलनेस सेंटर के लिए डॉक्टर की आज ज्वाइनिंग होनी है। क्या मानेंगे कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं, क्या ये पहल, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? जो आज डॉक्टर की इंटरव्यू हो रहा है और आज ही तैनाती भी, कल तैनाती भी हो जाएगी। देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ये जो पहल है बहुत ही अच्छी है, और ये जो जहाँ डॉक्टर अपॉइंट होंगे, ये समझ लीजिए कि हर मोहल्ले में ये वेलनेस सेंटर बने हुए हैं लगभग, और वहाँ जो ये डॉक्टर की तैनाती, अगर किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो जैसे हॉस्पिटल कहीं 20 किलोमीटर पे है, कहीं 15 किलोमीटर पे है, इतना जाम हो जाता है कि सब पहुंच ही नहीं पाता समय से। कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि वहां तक पहुंचते पहुंचते आदमी की डेथ हो जाती है, पेशेंट की, या चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। तो दरवाजे के बाहर निकले और अगर उसके पास खुद का साधन है, बाइक पे बैठा लिया या किसी भी रिक्शे बैठा लिया, 5 मिनट में अपना वेलनेस सेंटर पर पहुँचा, वहाँ डॉक्टर है, तुरंत प्राथमिकता उपचार तो दे ही सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद अगर केस सीरियस है तो उसको उसी दिशा में ले जाते हैं। यानी जिस तरह से मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई भी मरीज इलाज के अभाव में ना रहे, यानी एक बहुत अच्छी पहल माना जाए। राजधानी वासियों के लिए एक अच्छी खबर है कि डॉक्टर की तैनाती होगी उनके अपने मोहल्ले में ही। जी जी जी, अपने मोहल्ले में ही डॉक्टर की तैनाती होगी और अच्छी सुविधा वहाँ दे रहे हैं। लखनऊ के सीएमओ ऑफिस में हो रहे इंटरव्यू में अलग अलग जगह से 121 डॉक्टर शामिल हुए हैं, जिनमें से तमाम तरह की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद 24 डॉक्टरों का सिलेक्शन होना है। देखिए सीएमओ ऑफिस से हॉर्नबिल टीवी की ये एक विशेष रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी यूपी की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर तमाम तरह के कदम उठाए जाते रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और आज एक बड़ी पहल होने जा रही है। आज 24 डॉक्टरों की तैनाती होनी है, जिसका इंटरव्यू चल रहा है। ये इंटरव्यू ओपन इन इंटरव्यू है, यानी कि इस प्रक्रिया में सीधा फॉर्म भरना है और उसके बाद सीधा आज ही इंटरव्यू भी हो जाएगा। और जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनको कल तैनाती भी मिल जाएगी। और माना जा रहा है, अभी तक जो आंकड़े आए उसके मुताबिक 121 डॉक्टरों का यहाँ पर इंटरव्यू होना है। फिलहाल हम इस वक्त मौजूद हैं सीएमओ ऑफिस में। डॉक्टर मनोज अग्रवाल सीएमओ हैं लखनऊ के। वो सभी जो कैंडिडेट हैं, यानी जो अपना इंटरव्यू देने के लिए आए हैं ओपन इन इंटरव्यू के प्रोसेस में, उनका इंटरव्यू हो रहा है। और प्रदेश के तमाम जनपदों से ये डॉक्टर आए हुए हैं। इन डॉक्टरों की अगर तैनाती होती है, अगर ये सिलेक्ट हो जाते हैं, इंटरव्यू की सारी प्रक्रिया को ये पार कर लेते हैं, तो इनको कल ही ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और माना जा रहा है कि लखनऊ के ही सरकारी अस्पताल, चाहे वो सिविल अस्पताल हो, लोकबंधु हो, लोहिया अस्पताल हो या फिर बलरामपुर अस्पताल हो, यहाँ पर उनकी तैनाती भी होगी। यानी सीधी सी बात है, जिस तरह से जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोकस है कि कोई भी मरीज इलाज के अभाव में वो ना रहे, इसको लेकर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर एक बेहतरीन पहल है, जिसमें आज 24 नए डॉक्टर सरकारी अस्पताल को मिलेंगे। फिलहाल जो प्रक्रिया है वो जारी है इंटरव्यू की, और ये सारे जो सेलेक्ट होते हैं उनकी कल से इनकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के भगतपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ रिश्तेदार ने हैवानियत की घटना को अंजाम दिया है। जब आरोपी को इसका पता चला तो उसने अपनी मां और भाई की मदद से दवा के नाम पर उसे एसिड की टैबलेट खिला दी। एसिड की टैबलेट खाने की वजह से पीड़िता की हालत बेहद ज़्यादा गंभीर है। इलाज के लिए आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर पीड़िता की हालत बेहद ही गंभीर बनी हुई है। घटना को लेकर पीड़िता के घरवालों ने भगतपुरा थाना में शिकायत दी है। इसके बाद पुलिस केस दर्ज करके मामले की जांच कर रही है। पीड़िता आरोपी की ममेरी बहन है। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस पूरे मामले में कानूनी कार्यवाही कर रही है। थाना इलाके में एक मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें यह एलिगेशन लगाए गए हैं कि एक युवक द्वारा युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। उसके बाद गर्भपात के नाम पर जो दवाई दी गई वो तेजाब था, उसे पीने के बाद लड़की की हालत गंभीर है। क्या इसमें जांच में पाया गया और क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा इस मामले में बताई गई? देखिए, थाना भगतपुर में एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें कि ये बताया गया है कि
एक युवक के द्वारा एक युवती को गर्भपात के नाम पे टैबलेट दी गई और उस टैबलेट में एसिड था, जिसको कि खाते ही जो है युवती की तबीयत खराब हो गई एवं वो अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल थाना भगतपुर पुलिस ने इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया है एवं इसमें अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, कितने लोगों को इसमें आरोपी बनाया? इसमें 3 लोगों को अभी एक्यूज्ड बनाया गया है। फिलहाल थाना भगतपुर पुलिस में जांच में जुटी हुई है। जांच के उपरांत जो तथ्य निकल के आएगा उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, पीड़िता की हालत कैसी है? पीड़िता अभी अस्पताल में भर्ती है एवं उससे अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।